अगर आपने 90 के दशक में क्रिकेट समझना शुरू कर दिया था या फिर आपने टीवी पर 2003 का विश्व कप देखा हो, तो हम कह सकते हैं आप रिकी पोंटिंग को कभी नहीं भूल पाएंगे। मर्जी आपकी, उन्हें बेस्ट बैटर की तरह याद कीजिए या फिर वर्ल्ड क्लास क्रिकेटिंग कैप्टन की तरह, मगर एक संज्ञा जो उनके साथ जुड़ी रही है वो है भारत का सबसे बड़ा विलेन। क्योंकि मैदान पर पोंटिंग का मतलब था अहंकार, दबंगई और विपक्षी टीम को मानसिक रूप से कुचलने की जिद। वो सिडनी का 2008 वाला टेस्ट मैच भला कौन भूल सकता है, जब पोंटिंग ने अंपायर की तरह खुद उंगली उठाकर भारतीय बल्लेबाज को आउट करार देने का इशारा कर दिया था। उनकी वो गुंडई ऐसी थी कि वे अंपायरों तक से भिड़ जाते थे और भारतीय खिलाड़ियों को तो जैसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे। चाहे वो सौरव गांगुली के खिलाफ स्लेजिंग हो या हरभजन सिंह के साथ उनका वो 36 का आंकड़ा, पोंटिंग भारतीय फैंस के लिए नंबर 1 विलन रहे हैं। लेकिन अब समय का पहिया पूरी तरह से घूम चुका है। वही विलेन आज भारतीय सोशल मीडिया का सबसे बड़ा लाडला बन चुका है। आज जब रिकी पोंटिंग डगआउट में बैठकर मुस्कुराते हैं या पंजाब किंग्स के किसी युवा खिलाड़ी के कंधे पर हाथ रखते हैं, तो हिंदुस्तानी फैंस का दिल पिघल जाता है। उनकी रीलें आज इंस्टाग्राम पर करोड़ों व्यूज बटोर रही हैं और लोग उन्हें पंटर भाई कहकर बुला रहे हैं। जिस पोंटिंग के खिलाफ कभी पुतले जलाए जाते थे, आज उनके लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। आखिर ये करिश्मा हुआ कैसे? कैसे एक शख्स जिससे पूरा भारत नफरत करता था, वो अचानक सबका चहेता बन गया? क्या ये सिर्फ उनकी कोचिंग का जादू है या पोंटिंग के भीतर का इंसान वाकई बदल गया है? आइए रिकी पोंटिंग के इस अविश्वसनीय सफर की पूरी कहानी शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगांव। 1990 के दशक के आखिरी सालों से लेकर 2012 तक पोंटिंग ने मैदान पर जो दबंगई दिखाई, उसने उन्हें भारत में मोस्ट हेटेड ऑस्ट्रेलियन बना दिया था। भारतीय फैंस की नज़र में पोंटिंग एक ऐसे गुंडे की तरह थे जो न केवल बल्ले से रन बनाते थे बल्कि जुबान से जहर भी उगलते थे। उनकी स्लेजिंग की संस्कृति भारतीय क्रिकेट की सौम्यता के बिल्कुल खिलाफ थी। वे स्लिप में खड़े होकर भारतीय बल्लेबाजों पर ऐसी फप्तियां कसते थे कि शान से शान खिलाड़ी भी अपना आपा खो दे। फैंस के बीच ये धारणा घर कर गई थी कि पोंटिंग भारतीय खिलाड़ियों को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पोंटिंग की कप्तानी वाली उस ऑस्ट्रेलियाई टीम पर अक्सर ये आरोप लगता था कि वे भारतीय बल्लेबाजों के शरीर पर जानबूझकर गेंद मरवाते थे। 1999 के एक मैच का किस्सा बहुत मशहूर है, जब जवागल श्रीनाथ ने पोंटिंग के हेलमेट पर एक तेज बाउंसर मारी थी। श्रीनाथ जब हालचाल पूछने के लिए उनके पास गए तो पोंटिंग ने हमदर्दी स्वीकार करने के बजाय उन्हें गाली देकर वापस जाकर गेंदबाजी करने को कह दिया था। यही वो रूड रवैया था जिसने पोंटिंग की छवि एक ऐसे विलन की बना दी थी जिसे किसी की भावना की परवाह नहीं थी। फिर अगर रिकी पोंटिंग और भारत की नफरत की बात हो और 2003 के विश्व कप फाइनल का जिक्र न हो तो कहानी अधूरी है। 23 मार्च 2003 का वो दिन आज भी हर हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रेमी के दिल में एक कांटे की तरह चुभता है। जोहान्सबर्ग का वो मैदान और सामने थी सौरव गांगुली की जाबाज भारतीय टीम। पूरे देश को उम्मीद थी कि हम 1983 के बाद फिर से विश्व कप जीतेंगे, लेकिन पोंटिंग के इरादे कुछ और ही थे। उस फाइनल मैच में पोंटिंग ने ऐसी तबाही मचाई कि भारत का सपना चकनाचूर हो गया। उन्होंने महज 121 गेंदों में नाबाद 140 रन ठोक दिए, जिसमें 8 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। पोंटिंग की वो पारी इतनी अविश्वसनीय थी कि भारतीय प्रशंसकों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान ऐसे छक्के भी मार सकता है। यहीं से जन्म हुआ मशहूर मिथक का कि रिकी पोंटिंग के बल्ले में स्प्रिंग लगा है। आज भी आप 90 के दशक के किसी भी बच्चे से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि उस समय यह खबर आग की तरह फैली थी कि पोंटिंग के बल्ले में स्प्रिंग है और इसलिए गेंद उनके बल्ले से टकराते ही बाउंड्री के बाहर चली जा रही है। हालांकि ये केवल एक अफवाह थी, लेकिन पोंटिंग के प्रति गुस्सा इतना ज्यादा था कि करोड़ों हिंदुस्तानियों ने इसे सच मान लिया। बरसों बाद पोंटिंग ने खुद एक इंटरव्यू में हंसते हुए कहा, स्प्रिंग वाला बल्ला, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। यह सिर्फ भारत में ही चर्चा का विषय था। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। 2005 में यह खुलासा हुआ कि पोंटिंग जिस कुकाबूरा काहुना बल्ले का इस्तेमाल कर रहे थे, उसके पीछे ग्रेफाइट की एक परत चढ़ी हुई थी। आईसीसी ने इसे नियमों के खिलाफ माना और उस पर प्रतिबंध लगा दिया। इस घटना ने भारतीय प्रशंसकों की उस सोच को और पक्का कर दिया कि पोंटिंग जीत के लिए धोखाधड़ी का सहारा लेते हैं। 2008 का सिडनी टेस्ट पोंटिंग और भारतीय क्रिकेट के बीच के तनाव का सबसे काला अध्याय माना जाता है। इसी टेस्ट में वो मंकी गेट विवाद हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था।
हरभजन सिंह पर एंड्रयू साइमंड्स के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी करने का आरोप लगा। रिकी पोंटिंग ने उस समय जो भूमिका निभाई उसने उन्हें भारत का दुश्मन नंबर 1 बना दिया। पोंटिंग न सिर्फ अंपायरों से भिड़ गए बल्कि उन्होंने हरभजन पर प्रतिबंध लगवाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। भारतीय फैंस को लगा कि पोंटिंग पाखंड कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ उनकी टीम खुद स्लेजिंग के लिए बदनाम थी और दूसरी तरफ वे खेल भावना की दुहाई दे रहे थे। इसके बाद आया भारतीय कप्तान अनिल कुंबले का ऐतिहासिक बयान। उन्होंने कहा, केवल एक टीम खेल की भावना के साथ खेल रही थी। कुंबले का यह बयान सीधे तौर पर पोंटिंग की दबंगई की तरफ इशारा था। पोंटिंग ने बाद में अपनी किताब में यहां तक कह दिया कि सचिन तेंदुलकर ने अपना बयान बदल दिया था ताकि हरभजन बच सके। इस विवाद ने पोंटिंग को भारतीय नजरों में पूरी तरह से खलनायक घोषित कर दिया था। भारतीयों के मन में पोंटिंग ये छवि लेकर कई सालों तक जीते रहे, लेकिन एक कहावत है ना कि वक्त हर जख्म को भर देता है। कुछ ऐसा ही हुआ रिकी पोंटिंग के साथ जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया साल 2012 में। इसके अगले साल 2013 के आईपीएल में वो जुड़ गए मुंबई इंडियंस के साथ, जिसमें हरभजन सिंह भी शामिल थे और सचिन तेंदुलकर भी। यानी मंकी गेट विवाद की चर्चा होनी ही थी। हालांकि मुंबई इंडियंस ने इसे टीम पर हावी नहीं होने दिया, जबकि सचिन, हरभजन और रिकी कई बार एक साथ ड्रेसिंग रूम में बैठे नजर आए। हालांकि मुंबई के साथ बतौर खिलाड़ी रिकी पोंटिंग ने एक ही सीजन खेला, मगर साल 2015 में उन्हें मुंबई ने अपना मुख्य कोच बना दिया। नतीजा, मुंबई इंडियंस ने अपनी पहली ट्रॉफी जीती। यानी यहां से फैंस के दिल में भी पोंटिंग के लिए सोच बदलनी शुरू हो गई। फिर किसे नहीं पता कि देश में मुंबई इंडियंस की फैन फॉलोइंग कितनी बड़ी है। ऐसे में पोंटिंग के लिए लोगों को लगने लगा कि ये खिलाड़ी एक ऐसा कोच है जो हार जीत से ज्यादा खिलाड़ियों के भविष्य की चिंता करता है। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के साथ उनका 7 साल का सफर शुरू हुआ, जहां उन्होंने उस टीम का कायाकल्प कर दिया जो अक्सर निचले पायदान पर रहती थी। पोंटिंग के मार्गदर्शन में दिल्ली 2020 में अपने पहले फाइनल में पहुंची। दिल्ली के साथ पोंटिंग का रिश्ता सिर्फ कोच का नहीं था बल्कि एक अभिभावक की तरह हो गया था। यही कारण है कि जब 2022 में पंत का भयानक एक्सीडेंट हुआ तो पोंटिंग उन पहले लोगों में थे जो उनके साथ खड़े थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि वे पंत को डगआउट में देखना चाहते हैं, चाहे वो खेलें या ना खेलें। इस सपोर्ट ने भारतीयों के दिल में बहुत हद तक पोंटिंग की वो विलन वाली छवि तो खत्म कर ही दी थी। मगर पोंटिंग के करियर का सबसे बड़ा धमाका 2025 के आईपीएल सीजन में हुआ, जब उन्होंने पंजाब किंग्स के मुख्य कोच की कमान संभाली। किसी ने नहीं सोचा था कि वे इस अंडरडॉग टीम को रातों रात चैंपियन की तरह खड़ा कर देंगे। पंजाब की टीम बरसों से संघर्ष कर रही थी, लेकिन पोंटिंग ने आते ही अपनी वो जीतने वाली जिद टीम में फूंक दी। टीम भले ही फाइनल में पहुंचकर हार गई हो, लेकिन पॉइंट टेबल में टॉप पर रही। 14 में से 9 मैच जीती, वो भी प्लस में 0.772 नेट रन रेट के साथ। भले ही आरसीबी फाइनल जीत गई हो, लेकिन पंजाब की चारों ओर तारीफ हुई, खूब तारीफ हुई, खासकर रिकी पोंटिंग की कोचिंग की, जिसका सीधा सा कारण है कि पोंटिंग ने 2025 की नीलामी में बहुत ही सोची समझी रणनीति अपनाई। उन्होंने भारतीय टैलेंट पर दांव लगाया, श्रेयस अय्यर को किसी भी कीमत पर अपनी टीम में शामिल किया और उन्हें टीम का सरपंच बनाया। फिर आया 2026 आईपीएल। इसमें तो पोंटिंग की टीम और खतरनाक हो गई है। बेहतरीन बॉलिंग और बैटिंग कॉम्बिनेशन। इसी सीजन पोंटिंग की पंजाब ने ऐतिहासिक 264 रन चेस कर लिए, वो भी 1 ओवर 1 गेंद रहते। इस ऐतिहासिक लक्ष्य को जब पंजाब चेस कर रही थी तब लोगों की नजर पोंटिंग पर थी, क्योंकि वो सिर्फ डगआउट में बैठे नहीं रहते थे बल्कि बार बार अपने खिलाड़ियों को कोई संदेश भेजते। पंजाब में टीम के सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी युजवेंद्र चहल कहते हैं, पोंटिंग का प्रभाव ऐसा है कि खिलाड़ी अब हारने से डरते नहीं हैं। दरअसल पोंटिंग की कोचिंग की सबसे बड़ी खासियत है खिलाड़ियों का मनोवैज्ञानिक समर्थन। अर्शदीप सिंह का उदाहरण सबसे बेहतरीन है। आईपीएल 2026 की शुरुआत में अर्शदीप अपनी लय खो चुके थे, वे काफी रन लुटा रहे थे और विकेट नहीं मिल रहे थे। ऐसे में किसी भी अन्य कोच ने शायद उन्हें टीम से बाहर कर दिया होता, लेकिन पोंटिंग ने उनका हौसला बनाए रखा। पोंटिंग ने अर्शदीप से कहा, तुम एक विश्व का विजेता हो, तुम्हें हर दिन परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस मैदान पर जाओ और खेल का मजा लो। अगले मैच में अर्शदीप ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 22 रन देकर 3 विकेट झटके और बेहतरीन स्पेल डालकर टीम को जीत दिलाई। अर्शदीप ने खुद स्वीकार किया कि पोंटिंग की सलाह ने उनके दिमाग की उलझनों को साफ कर दिया। यह कुछ खास कारण है जिसने पोंटिंग की पुरानी छवि को लगभग साफ कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें लाडले पंटर कह रहे हैं। आजकल एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है जिसमें पोंटिंग एक नन्हे प्रशंसक के लिए चहल और शशांक को ऑटोग्राफ देने के लिए बुलाते हैं। इस वीडियो को देखकर लोग पोंटिंग की खूब तारीफ कर रहे हैं। एक और रील वायरल हुई जिसमें पोंटिंग एक फोटोग्राफर की तरह एक प्रशंसक की फोटो खींच रहे हैं।
वैसे सिर्फ पोंटिंग ही नहीं बल्कि दुनिया भर का क्रिकेटर रिटायर होने के बाद हिंदुस्तान रुख करता है, जिसका सीधा सा कारण है इस देश में क्रिकेट की लोकप्रियता, खासकर आईपीएल। बावजूद इसके रिकी पोंटिंग का यह सफर इसलिए भी खास है क्योंकि उनके साथ भारत की टसल अलग ही लेवल पर रही है। 2003 में उन्होंने हमें जो दर्द दिया था, आज वो 2026 में पंजाब किंग्स के युवाओं को जीतना सिखाकर उसकी भरपाई कर रहे हैं। प्रशंसक जो कभी उनके बल्ले में स्प्रिंग होने का दावा करते थे, आज उसी पोंटिंग को अपने खिलाड़ियों के लिए लकी चार्म मानते हैं, जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पोंटिंग के व्यक्तित्व की जीत है कि उन्होंने नफरत की उस मजबूत दीवार को अपनी रणनीति और विनम्रता से ढा दिया। भारत में पोंटिंग के इस बदलाव पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया है अयान ने। शुक्रिया।